नाविका जी देखिए, आपको नमस्कार और मेरे सहयोगी पैनलिस्ट को भी नमस्कार। नाविका जी, आज ऐसा है कि दो रैशनल और लॉजिकल लोग वर्सेस चार हैं, तो प्लीज हमें टाइम दीजिएगा। वो अलग बात है कि सुधांशु जी 1.25 लाख के बराबर हैं, लेकिन फिर भी हमारा चांस बहुत देर में आया, तो प्लीज हमें चांस दीजिएगा। नंबर वन, ये जो कमरू जी ने बोला कि पंजाब पुलिस में तेजिंदर बग्गा को लेके, मतलब यही तो कहता हूं ना, होम स्कूलिंग की प्रॉब्लम होती है। आधे फैक्ट्स देते हैं, वो भी झूठे। अब कोई इक्विवेलेंस इसमें ड्रॉ कर सकता है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर एक क्राइम सीन में घुस गई और क्रूशियल एविडेंस चुरा के ले गई, वर्सेस पंजाब पुलिस आई बिन बुलाए, बिन इन्फॉर्म किए दिल्ली पुलिस को, हरियाणा पुलिस को किडनैप करके ले गई, वहां पे उनको रोकना पड़ा। ये लॉ का 3 लॉज का उल्लंघन था। ये मैटर हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट ने पंजाब पुलिस को फटकारा। अब मैं ये नहीं चाहता कि कमरू जी माफी दें, ये तो इनका रोज का काम है झूठ फैलाना, लेकिन मैं मुद्दे पे आना चाहता हूं। नाविका जी, ये मामला आप भले ही कह दें कि हाँ सुप्रीम कोर्ट ने आज अच्छा किया, लेकिन मुझे माफ कीजिएगा, तो मैं नहीं थे मानता। आप लोग। कमरू जी, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, आप सुन लीजिए प्लीज। मैं इसीलिए कह रहा था कि 2 वर्सेस 4 हैं, सुन लीजिए। नाविका जी, मैं सुप्रीम कोर्ट की रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन आज क्या मैं ये आपसे पूछ सकता हूं, क्या ये उसी देश का सुप्रीम कोर्ट है जिस देश के हम हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट ने वो वीडियो नहीं देखा जहां पे ममता जी एक्टिव क्राइम सीन में घुसी, कार से उतर के घुसी लाइव कैमरा पे, और एक क्रूशियल पीस ऑफ एविडेंस ले गई? या वो सिर्फ हमने देखा, या वो डॉक्टर्ड है, या आपने गलत वीडियो दिखाया? क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ने देखा तो आज सुप्रीम कोर्ट। कमरुज़्ज़मान चौधरी बीच में नहीं बोलेंगे, मैं आपका फेडर डाउन कर रही हूं। आनंद रंगनाथन जी, आप अपनी बात खत्म करें। ये बिल्कुल, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ने वही देखा जो हमने देखा, तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 सवाल क्यों नहीं पूछे? पहला सवाल, वो जो फाइल चुराई गई है हमारी आंखों के सामने, वो फाइल कहां है? पहला सवाल ये पूछना था। दूसरा सवाल पूछना था कि अगर हम में से आम आदमी अगर वही करता जो ममता दी ने किया, तो बीएनएस के अंतर्गत 221 धारा, 248, 238, 239 का स्ट्रेट अवे उल्लंघन, FIR स्लैब, और हम जेल में होते। सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों पे बात क्यों नहीं की? और दूसरी बात मैं कहता हूं, बस 30 सेकंड में कहूंगा, कपिल सिब्बल जी डिफेंड कर रहे हैं ममता जी, आप जानते हैं अंजाम क्या होने वाला है, लेकिन मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं नाविका जी, जब भी आप किसी चीज में फंस जाएं, कपिल सिब्बल जी को मत अपना लॉयर बनाइएगा। बहुत अच्छे आदमी हैं। That's unfair, आनंद रंगनाथन. Kapil Sibal ji has a long and very distinguished career, so let's not get personal. ठीक है, चलिए, वो थोड़ा कटाक्ष था, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं, कपिल सिब्बल जी ने अपने डिफेंस में आज क्या कहा कि ईडी ने कोल स्कैम पे लास्ट एक्शन लिया था 2 साल पहले, जनवरी 224 में, और अब सडनली 2 साल बाद जागी है। सरासर झूठ है। ये नवंबर 21, 2025 का है। ईडी ने 40 से ज्यादा छापे मारे हैं झारखंड में, बंगाल में, कोल स्कैम के ऊपर। अब कपिल सिब्बल से तो मैं कह नहीं सकता कि माफी मांगे, लेकिन ममता दी तो माफी मांग ले, मेरे जो पुरोहित जी है वो माफी मांग ले। स्वयं पुरोहित जी, आप जवाब दीजिए। मैं जवाब देता हूं। देखिए, 2 बात की इन्होंने। पहले बात की ममता बनर्जी को जेल में जाने की, ये जो आर्टिकल बीएनएस बता रहे थे ना, तो जेल में जाने की बात कर। देखिए, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल कार्रवाई होती है, अगर संविधान से, लोकतंत्र से चुनी हुई एक सरकार को गिराने के लिए अगर सेंट्रल एजेंसियों का उपयोग होता है, तो सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले सकता है। ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप बोलेंगे जेल में डाल दीजिए, अगर आप मुझ पर राजनीतिकरण कर रहेंगे, 5 साल पहले का मुद्दा है, 2020, जब भारतीय जनता पार्टी के ये स्ट्रेटेजिक रहा करते थे पीके। हम लॉ, रुक जाइए आनंद जी, रुक जाइए। लॉ जब सुनिए, आप जज नहीं है, आप जज नहीं है, जज तो आप भी नहीं है, जज तो आप भी नहीं है, लेकिन मैं इतना कह सकती हूं कि अगर इस तरह का राजनीतिकरण हो रहा है तो इसकी सुनवाई भी तो कोर्ट्स में होगी ना, सड़कों पर थोड़ी होगी कि आप जाकर किसी को रोक लेंगे। यही सवाल मैं प्रियंका कक्कड़ जी से पूछना चाहती हूं, आप तो लॉयर भी हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि इस तरह की एक्टिव रेड, अब आप कहते हैं कि ये पार्शियल है, ये हमेशा राजनीतिकरण होता है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ये आपका आरोप अपनी जगह ठीक है, लेकिन जब रेड चल रही है तो आप बीच में जाकर इस तरह से कर सकते हैं जैसे एक मुख्यमंत्री ने कहा, क्योंकि रेड तो केजरीवाल जी पर भी हुई थी, संजय सिंह पर भी हुई थी। अच्छा लगे बुरा लगे, उन्होंने कानून का साथ तो दिया ना, कानून का उल्लंघन तो नहीं किया। ममता बनर्जी को यह राइट कौन देता है?
नविका जी, मुझे 2 मिनट दीजिएगा और मैं आपको बताऊंगी कि ये केस ईडी के 0.1 कन्विक्शन रेट को और नीचे कैसे लेके जाएगा। पहली बात तो ये, आपने अरविंद केजरीवाल जी के बारे सही कहा कि अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लिया गया बिना कानूनी सैंक्शन लिए, उनको जेल में रखा गया इलीगली, बिना सैंक्शन लिए। पीएमएलए कोर्ट ने कहा कि ईडी ने द्वेष की भावना से काम किया है। बाकी मैटर्स में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी ने बंद पिंजरे में तोते की तरह काम किया है। अब क्या है इस केस में भी आप देखेंगे कि वेदर ममता बनर्जी वाज राइट कि वो एक चलती रेड में, जो एक इलीगली रेड चलती, अनऑथराइज तरीके से रेड हो रही थी, जिसका आज कोर्ट में भी डिस्कशन हुआ कि बिना लोकल पुलिस को सूचित किए ये रेड की जा रही थी और ईडी ऑफिसर्स ने अपनी आइडेंटिटी नहीं बताई थी और रेड चलने के 5 घंटे बाद उन्होंने लोकल पुलिस को सूचित किया था और अपनी रणनीति को प्रोटेक्ट करने के लिए एज अ कन्वीनर वो वहां पर अनआइडेंटिफाइड लोगों को रोकने गई। वेदर दिस वाज राइट और रॉन्ग, ये कोर्ट डिसाइड कर रहा है। बट इसमें क्या है, केस 2020 का है। मैंने मीडिया के माध्यम से देखा कि 2020 का केस है। अब 2020 में आईपैक में करता धरता प्रशांत किशोर थे। आप अगर सही अक्यूज नहीं बनाएंगे तो फिर से 0.1% से नीचे कन्विक्शन रेट आएगा आपका। अब प्रशांत किशोर के ऊपर ना रेड हुई, ना प्रशांत किशोर जी को अरेस्ट किया गया। तो ये क्या एक और जगह मुझे गाने का मौका मिल रहा है, दोस्त ना रहा। प्रशांत किशोर जी तो आपकी भी इलेक्शन स्ट्रैटेजी कर चुके हैं, अब आप चाह रहे हैं कि उन पर आरोप होना चाहिए। सुधांशु त्रिवेदी जी, अनऑथराइज्ड रेड कर रही थी ईडी, इसका जवाब दे। और प्रियंका कक्कड़ जी जो कह रही हैं प्रशांत किशोर का सवाल, दोनों का जवाब। मैं नहीं कह रही। जी बिल्कुल बिल्कुल जवाब देते हैं। देखिए, अगर रेड अनऑथोराइज्ड होती तो 1 सेकंड में कोर्ट से खारिज हो गई होती, मामला ही खत्म हो जाता। और यहां पर बैठे बुद्धिमान लोग किस प्रकार का तर्क या कुतर्क करते हैं, चाहे प्रियंका जी हो या कमरुद्दीन चौधरी जी, वो कह रहे हैं एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य में जाएगी तो पुलिस को बताएगी नहीं साहब, सेंट्रल एजेंसीज का जो अधिकार क्षेत्र है वो पूरा भारत है, राज्य की पुलिस का सिर्फ अपना राज्य है। यदि वो दूसरे राज्य में जाएगी तो उसे बताना आवश्यक है। और प्रियंका जी वकील ही नहीं, ये बात कैसे आके कह सकती है केंद्रीय एजेंसी स्टेट पुलिस को नहीं बताती है, केंद्रीय एजेंसी स्टेट पुलिस को नहीं बताती है। इनकम टैक्स का रेड होता है, अगर जरूरत होती है असिस्टेंट के लिए तो बुलाते, स्टेट पुलिस को बता के नहीं बनाते। इसलिए इस प्रकार के तर्कों से बचना चाहिए। मगर जो प्रशांत किशोर की बात कही उस पर मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने बड़ा अच्छा याद दिला दिया कि 2021 में आईपैक ही इनका कार्य कर रही थी। अरे भाई, अपने अपने टर्न पे रहना चाहिए। यहां जब लगा बवाल होने की आशंका है, सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के इश्यू पे बताना होता है। सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर में अगर एडिशनल फोर्स चाहिए तो लोकल पुलिस की जरूरत है, अन्यथा नहीं है। अब अपने अपने टर्न पे बोलिए। अब दूसरी बात कहता हूं, इन्होंने जो बात कही मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं नाविका जी, 2021 में इनके आईपैक के में जब प्रशांत किशोर थे, जो मुख्य रणनीतिकार थे ममता जी के, उन्होंने कहा था हमारी गिनती 30 से शुरू होती है, 30% से। सबको पता है 30% मतलब साफ साफ मुस्लिम वोट के लिए, और जो टर्नआउट में अंतर होता है हिंदू और मुस्लिम वोट में वो 30% 35% हो जाता है। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, जब इनके रणनीतिकार 2021 में बोल चुके हैं कि उनकी गिनती 30 से शुरू होती है, तो तृणमूल कांग्रेस की स्ट्रेटजी में तो कुछ ही ढकी छुपी है ही नहीं। अरे खुली किताब है भाई, भ्रष्टाचार का पैसा पहुंचाओ और कट्टरपंथी और घुसपैठियों का वोट लो। यानी सरकार में भ्रष्टाचार का हाहाकार और प्रदेश के अंदर घुसपैठियों की भरमार, इसमें कौन सी ऐसी बात है? आपका ही इलेक्शन एक्सचेंज बोल चुका है 30% से, तो आपकी कोई रणनीति जानने की जरूरत ही नहीं है। आपके मंत्री पार्थो चटर्जी और उनके लोगों के यहां करोड़ों रुपए प्राप्त हो चुके हैं। तो भ्रष्टाचार और घुसपैठियों की भरमार, बस ये एक रणनीति है, इसमें कोई ऐसी ढकी छुपी चीज है ही नहीं जो किसी को जानने। लेकिन आनंद जी, आपने गौर फरमाया, कांग्रेस टीएमसी के खिलाफ बोल रही है, आम आदमी पार्टी प्रशांत किशोर के खिलाफ बोल रही है। मैं सचमुच कह रही हूं, आज की डिबेट का फ्लेवर एक ही गाना है, वो है दोस्त ना रहा, और यही गूंज रहा है। पब्लिक सवाल पूछ रही है। सुरेंद्र भगत जयपुर राजस्थान से पूछ रहे हैं, 9 जनवरी को हाईकोर्ट में जिस तरह से भीड़ जमा करने का सुनियोजित प्लान बनाया गया, क्या अराजकता फैलाना चाहती थी टीएमसी? कमलेश सरकार का कोलकाता से सवाल है, केंद्रीय एजेंसियां जब भी कोई जांच करती हैं तो ममता बनर्जी विरोध में क्यों खड़ी हो जाती है?
राहुल चौधरी मेरठ यूपी से पूछ रहे हैं, जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, क्या मोदी विरोधियों का नैरेटिव फिर से जनता के सामने एक्सपोज हो गया? विवेक साइलस जी जवाब दीजिए। जनता वही पूछ रही है कि एक सीएम का कानून और आम कानून क्या अलग अलग है? देखिए नाविका जी, मुझे आखिरी में आपने मौका दिया, उम्मीद करता हूं थोड़ा समय देंगी। देखिए पिछले 10 साल से एक पैटर्न जरूर दिख रहा है कि जहां चुनाव होते हैं वहां 2 लोग जरूर पहुंचते हैं, एक ईडी और एक घुसपैठिए। आज तक नहीं समझ में आया, माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी इस बात का संज्ञान लिया, आप बताना भूल गई, सुधांशु जी ने भी नहीं बताया इसको, कि आखिर उन जगहों पर रेड क्यों पड़ती है उन जहां पर चुनाव होते हैं। इसका भी संज्ञान माननीय उच्चतम न्यायालय ने आज लिया, बिल्कुल जायज है। और ये सारे पैनलिस्ट बोल चुके हैं, 2019 और 20 का केस है, अब 2026 में आ गया, चुनाव के बीच में ये रेड पड़ी, उसका फैसला माननीय उच्चतम न्यायालय करेगा। और वो तो बात की बात है। आप केजरीवाल का उदाहरण देख लीजिए, 2022 में उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, कानपुर में रेड पड़ी थी, पम्मी जैन को कह के वो पीयूष जैन निकल आया, 200 करोड़ रुपए जमानत हुए, बरामद हुए वहां से, और लगातार उसमें भारतीय जनता पार्टी ने यह भ्रम फैलाया कि समाजवादी पार्टी के का आदमी था, 200 करोड़ रुपए मिले। हमने आपने डिबेट भी की, लेकिन एंड में क्या हुआ? वो पीयूष जैन निकला, वो भारतीय जनता पार्टी का आदमी निकला। वो 200 करोड़ रुपए कहां गए कुछ पता नहीं चला। आप छत्तीसगढ़ में देखिए क्या हुआ, किस तरह से महादेव ऐप का 5,000 करोड़ का घोटाला, 5-10 करोड़ रुपए कार में निकले। आज छत्तीसगढ़ में कोई पूछने वाला है क्या? हेमंत सोरेन जी को 151 दिन आपने जेल में रखा बिना बात के, बाद में कोर्ट ने कहा कि केस ही नहीं बनता है। आज मुंबई में क्या हुआ? पब्लिक लगातार वीडियो बना रही है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरह से वोटर्स के बीच में कैश बांट रहे हैं, चाहे वो मुंबई हो, औरंगाबाद हो, उल्लासनगर हो, नासिक हो, हर जगह से वीडियो आ रहा है। वहां ईडी ने अपनी आंखें बंद करके रखी हुई हैं। और आईपैक ने तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी काम किया है, इसको सुधांशु जी आप क्यों भूल जाते हैं? इनका सीधा सीधा फंडा है, ईडी से डराओ, धमकाओ, तो चंदा लो। आप चले जाएंगे, ईडी के लोगों का कॉलर पकड़ेंगे और सामान उठाकर चलते बनेंगे। आप यही कह रहे हैं? उसका फैसला माननीय उच्चतम न्यायालय को करने दीजिए, 14 दिन का टाइम दिया गया। सुधांशु जी बाकी आरोपों पर जवाब दे दीजिए।